ना। हम लोग ये देखेंगे कि संविधान का विकास कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। संविधान का विकास कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब तक आपको इसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में नहीं आएगी, तब तक आप एक बेसिक समझ जो है वो नहीं बना पाएंगे। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके अतीत में झांकना बहुत जरूरी होता है, उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी ये जो कहानी है जिसमें हम संविधान का विकास पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, ये कहानी शुरू होती है 1717 से। कहां से भाई? 1717 से। अब आप कहेंगे भाई 1717 से कैसे स्टार्ट हो सकती है, हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ, बच्चे बच्चे को पता है ना। मेरे गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको भी पता है कि साहब भारत तो आजाद 1947 में हुआ था, 1947 में, और उसके बाद संविधान लागू हुआ, और आप हमको पढ़ा रहे हो 1717। यहां कैसे आ गई भाई बात? तो बात यहां पर ऐसे आई है कि 1717 में भारत के एक सूबे को, भारत के एक प्रांत को, जिसका नाम है बंगाल, इसको जो है वो मुर्शीद कुली खां नाम के एक व्यक्ति हैं। कौन भाई? मुर्शीद कुली खां। ये जो व्यक्ति हैं, ये मुर्शीद कुली खां, जिनको औरंगजेब ने दीवान बनाया था बंगाल का 1707 में, ये मुर्शीद कुली खां 1717 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। क्या घोषित कर लेते हैं बेटा? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, है ना। तो 1717 में जब मुर्शीद कुली खां अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और बंगाल को एक स्वतंत्र सूबा घोषित कर देते हैं, तो यहां से एक कहानी शुरू होती है बेटा। ठीक है, इसी बंगाल में, ये जो बंगाल आजाद हो गया है 1717 में, मुर्शीद कुली खान है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन ऑफ मुगल चल रहा था, मुगलों का पतन चल रहा था। आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना, मुगल सल्तनत जो है ना वो डिक्लाइन होने लगी थी, गिरने लगी थी, उसका पतन होने लगा था। तो उसके पतन के दौरान कई सारे प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उन्हीं प्रांतों में एक प्रांत था बंगाल। अब मुर्शीद कुली खां, जाहिर सी बात है भाई, कोई अमृतत्व लेकर के तो आता नहीं है, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही है। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह देते, और इनके वंशजों में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला। सुना है नाम बेटा? सुना है नाम सिराजुद्दौला का? नहीं सुना है? अभी तो सुना। ठीक है, तो सिराजुद्दौला भाई साहब जब आते हैं, ये समय है 1756 का। कब का समय है बेटा? 1756 का, 1756 का समय है। तो 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो इनके सामने प्रारंभिक रूप से दो चुनौतियां थी। एक तो इनका चचेरा भाई जिसका नाम था शौकत जंग, और एक थी इनकी मौसी जिनका नाम था घसीटी बेगम। अब शौकत जंग और घसीटी बेगम, इन दोनों की चुनौतियों से सिराजुद्दौला को लड़ना है। ठीक है, तो भाई साहब घसीटी बेगम और शौकत जंग की चुनौती से निपटने में इनको एक व्यक्ति मदद करता है जिसका नाम था मीर मदान। क्या नाम था? कहानी सुननी है, जो पॉइंट लगे उसको नोट डाउन कर लो। समस्या आए, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, भागूंगा नहीं बिल्कुल भी, आप पूछिएगा मेरे से। ठीक है, तो शौकत जंग और घसीटी बेगम की चुनौती से निपटने के लिए सिराजुद्दौला ने जिस व्यक्ति की मदद ली उसका नाम क्या था? मीर मदान। मीर मदान ने शौकत जंग को मार दिया, घसीटी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों चुनौतियों से जब निपट गए तो बहुत खुश हुआ सिराजुद्दौला, है ना। मुझे बताओ, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही हो और उस समस्या से तुम्हें कोई निकाल दे, तुम क्या करोगे? हैं? कुछ नहीं करोगे, खुश हो जाओगे, उस व्यक्ति की दोबारा हेल्प करने की कोशिश करोगे ना, है कि खुश होके फिर अपने घर निकल जाओगे। है, जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की है उसकी मदद आप भी करेंगे, है ना। यही तो सिस्टम है दुनिया का। तो सिराजुद्दौला की मदद किसने की?
किसने की? मीर मदान ने। किसने की भाई बेटा? मीर मदान ने। तो मीर मदान की मदद पा करके सिराजुद्दौला जो है वो गदगद हो गया और उसने मीर मदान को सेनापति बना दिया। आज से तुम क्या हो? सेनापति। तो मीर मदान बन गया सेनापति। तो अच्छा, सेनापति अगर ये बन गया है मीर मदान, तो पहले तो कोई सेनापति होगा ना, है? तो उसको निकाला गया होगा पोस्ट से, हाँ या ना? है? आपने कहा आप राजा हैं, आपने किसी को सेनापति बना, प्रधानमंत्री बना दिया आपने, तो कोई ना किसी को तो पद से हटाया गया होगा। अच्छा, जिसको पद से हटाओगे उसे क्या लगेगा? अच्छा कि बुरा? बुरा लगेगा। अच्छा, बुरा लगेगा तो वो आपसे क्या रखेगा? द्वेष। तो ऐसे ही भाई साहब, इससे पहले जो सेनापति थे उनका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था बेटा? तो मीर जाफर को पद से हटा दिया और सेनापति किसको बना दिया? मीर मदान। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? कोई तकलीफ है? इतनी सी भी दिक्कत? चल कोई बात नहीं। तो अब यहां तक कहानी ये निकल के आ रही है बेटा कि मीर जाफर को पद से हटा दिया गया और मीर मदान को सेनापति। लेकिन क्या मीर जाफर सिराजुद्दौला का कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो राजा है ना। तो वो सही समय का इंतजार करने लगा कि बेटा जब भी तुम फंसोगे, जब भी तुम आओगे मीना बाजार में, तब हम तुम्हें समझ लेंगे। किसने सोचा? ये मीर जाफर ने। अब चलो, ये यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब दूसरी कहानी समझते हैं। ये एक साइड चल रहा है मामला। अब दूसरे साइड क्या हो रहा है बेटा? जो अंग्रेज हैं, कौन? अंग्रेज। आपको पता है कि अंग्रेज भारत आ चुके हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो ये जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक महल बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। नाम सुना है बेटा? फोर्ट विलियम अभी सुना, जो समझदार बन गया ये है। फोर्ट विलियम है ना। तो ये जो फोर्ट विलियम था ना, ये कलकत्ता में था। कलकत्ता नगर की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी जिनका नाम था बॉब चारनॉक। एक्चुअली में कलकत्ता जो है ना, वो 3 गांव थे, 3 गांव से मिलकर के बना। गोविंदपुरी, सुतानाती और कालीकाता। ठीक है, ये 3 गांव थे। इन 3 गांवों में बगल में बन रहा था एक महल बढ़िया सा। अब महल में कितने मजदूर काम करेंगे? महल बनाने में क्या 2-3 लोग बना देते हैं क्या? एक ठेकेदार, 2 मजदूर, लोग बना लेंगे क्या महल? तो जब महल बन रहा था फोर्ट विलियम, तो कई सारे लोगों को यहां पर रोजगार दिया गया। ये सारे के सारे जो लोग बाग थे ना, इनको जो है वो इन्हीं 3 गांवों में बसा दिया गया। तो अगल बगल बस्तियां बन गई, ये तीनों गांव ज्वाइंट हो गए, बड़ा हो गया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? कलकत्ता। समझ में आ गई बात? तो कलकत्ता में था फोर्ट विलियम। अब अंग्रेज जो है ना थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इस समय दिल्ली में जो बादशाह था फर्रुखशियर, क्या नाम था? फर्रुखशियर, है ना। फर्रुखशियर के टाइम पीरियड की बात है। तो फर्रुखशियर के टाइम पीरियड पर उसकी बेटी बीमार थी बहुत ज्यादा, तो उसका इलाज कर दिया एक अंग्रेज अधिकारी ने। तो उन्होंने बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड का राइट दे दिया, है ना। टैक्स फ्री ट्रेड मतलब व्यापार करने का अधिकार दे दिया है। कैसे? टैक्स फ्री। ठीक है। अब जरा समझिएगा कि ये जो फोर्ट विलियम बन रहा है, इस फोर्ट विलियम बन तो गया पहले ही, लेकिन फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी की जाने लगी। क्या की जाने लगी? अब ये शब्द नहीं सुना होगा आपने, सुना है? अभी नहीं, अभी के पहले। हर बार अभी वाला नहीं बोलूंगा। किलेबंदी शब्द सुना है बिटिया? क्या नाम है आपका? कृतिका जी। आपने सुना है किलेबंदी शब्द का नाम? किलेबंदी का मतलब होता है कि किसी भी महल के जो दीवारें होती हैं ना, उन पर बंदूकें और तोपें लगा देना। ठीक है। एक परकोटे से, एक दीवार से, एक सिक्योरिटी दीवार चारों तरफ बना देना, उसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी। ठीक है। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? फोर्ट विलियम की किलेबंदी। अच्छा, फोर्ट विलियम आता कहां है अभी? कहां आता है? बंगाल में। और बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सुना है ना। तो सिराजुद्दौला को यह बात पसंद होगी क्या?
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राजा के अलावा कोई भी किलेबंदी, अच्छा किलेबंदी के बाद अपने नाम के सिक्के चलाने लग जाओ आप, ये बात राजा के अलावा, अभी तुम अपने नाम के नोट छापने लग जाओ, क्या होगा? हैं? अरेस्ट कर लिए जाओगे ना। भारत सरकार के नाम के नोट चलेंगे साहब, आप अपने नाम के नोट नहीं चला सकते। तो ऐसे नवाब के अलावा कोई दूसरे नाम के नोट चलने लग जाए, कैसे बर्दाश्त होगा? तो नवाब साहब ने फोर्ट विलियम पे कर दिया हमला, ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक, हमला कर दिया किसने? सिराजुद्दौला ने। नवाब साहब देखो कौन है? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो भाई साहब हमला कर दिया फोर्ट विलियम पे, और फोर्ट विलियम पे हमला करने के बाद 146 जो ब्रिटिश लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को गिरफ्तार किया और एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक, बेचारा थक गया होगा, युद्ध से लौट के आया होगा, सो गया मस्त तरीके से। ठीक है, सो गया। सुबह उठा, वो सुबह निर्णय लेंगे। सुबह जब कमरा खोला तो देखा कि 146 में से 23 लोग ही केवल जिंदा बचे हुए हैं, बाकी 123 मर गए। पता चला कैसे मर गए? गेट का दरवाजा खोला वो कमरे का, तो देखा कमरे में एक भी खिड़की नहीं है और गेट भी बिल्कुल एयर टाइट, तो ऑक्सीजन नहीं आ पाई। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। सुना है नाम? है ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल की घटना थी, इसमें सिर्फ 23 लोग बचे, और इन 23 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जिसने बताया पूरी दुनिया को कि ऐसी घटना हुई, नहीं तो पता ही नहीं चलता। इस एक आदमी का नाम है हॉलवेल, इतिहासकार है ये। क्या नाम है? हॉलवेल। ये ब्लैक होल की घटना जो है वो हॉलवेल ने ही बताई है, क्योंकि भारतीय इतिहासकार जो है वो इस घटना को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी घटना हुई ही नहीं है, ऐसा कहना है। ठीक है, कोई तकलीफ है? यहां तक की कहानी में किसी को दिक्कत? बिटिया हाँ, कोई दिक्कत? चले, तो ये जो कौन सी घटना हो गई? ये ब्लैक होल की घटना। अब इस घटना के बाद जो है वो कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने, और कलकत्ता का नाम बदल करके कर दिया अली नगर। क्या कर दिया? अली नगर। ठीक है, क्या कर दिया गया? अली नगर। अब ये बात पता चलती है, ये बात पता चलती है साहब किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। क्या नाम है? सुना है नाम? रॉबर्ट क्लाइव। मद्रास में है एक अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, मद्रास का एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात पता चलती है तो बड़ा नाराज होता है और सेना लेके पहुंच जाता है। कहां पे? कलकत्ता। ठीक है, अली नगर, अली नगर नाम कर दिया ना। ठीक है, अच्छा, नवाब ने अली नगर जो है वो माणिक चंद नाम के एक व्यक्ति को दे दिया था। किसको? माणिक चंद। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, माणिक चंद नाम के एक व्यक्ति को दे दिया था। क्या? अली नगर। समझ में आ रही कहानी? चल, अली नगर दे दिया। अब माणिक चंद के पास पहुंच जाते हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में माणिक चंद कर लेता है दोस्ती। ठीक, अंग्रेज जो माणिक चंद है वो रॉबर्ट क्लाइव को अली नगर दे देता है वापस, और इसका नाम वापस से कलकत्ता पड़ जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो पहले धोखा किसने दे दिया? माणिक चंद ने। अब भाई साहब तय होती है लड़ाई। क्या अब लड़ाई होगी साहब? क्योंकि अब कोई चारा बचा ही नहीं है ना। तो 23 जून, कब की बात है बेटा? 23 जून 1757 की बात है। ठीक है, कब की बात है? 23 जून 1757 की बात है। ठीक है, अब ये हो रहा है भाई बंगाल
वर्सेस ठीक भाई, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई हो रही है जून। अच्छा मुझे बताओ, भारत में थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? भारत में बरसात कब से शुरू होती है? ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसके लिए। तो बरसात तो पता है ना, बरसात होती है कि नहीं होती है? हैं? पता है कब होती है? जुलाई में ना। आप मध्य प्रदेश में बरसात कब होती है नहीं पूछ रहा हूं मैं ये तो बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं कि बुरहानपुर में बरसात कब होती है। मैंने आपसे ये पूछा है भारत में। भारत, दक्षिण भारत को भारत नहीं मानते हो क्या आप? हैं? अमित शाह जी नाराज हो जाएंगे अगर ऐसी बात कह दी तो। ठीक है, तो आपको पूरे भारत को भारत मानना पड़ेगा, है ना। तो भाई साहब आप देखेंगे कि भारत का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहां पर बरसात शुरू हो जाती है जून में, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जून से भारत में मानसून एक्टिवेट हो जाता है। अब भारत में मानसून दो खाड़ी से आता है। हिस्ट्री के लिए ज्योग्राफी भी समझना पड़ेगा और पॉलिटी के लिए हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का डेवलपमेंट ही हिस्ट्री से हुआ है। जो जो चीजें आपको इतिहास में नहीं मिली थी वो सब आपको पॉलिटी ने दी। अंग्रेजों ने आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया था, देखो संविधान ने दिया है ना। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब एक तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से मानसून जून में ही स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपसे बात कब की कह रहा हूं? 23 जून। मुझे बताओ बरसात वाला समय है कि नहीं है? बिल्कुल है बरसात वाला समय। अब जरा समझिए, जरा बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। अब जरा देखिएगा, बताइएगा मुझे आप, रॉबर्ट क्लाइव की सेना में लगभग 50,000 सिपाही है, लगभग। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव की सेना जो है वो 3,200 सिपाही। कितने? 3,200। बता कौन जीतेगा? है? कौन जीतेगा? अरे कृतिका मुझे बताओ बेटा कि 50,000 लोगों से आप 3,000 लोगों को लड़वा दो, कौन जीतेगा? 50,000, 50,000, ये तो कोई भी बता देगा, है ना। पर यहां पे ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में आपको ऐसी कई सारी लड़ाइयां मिल जाएंगी जहां पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। बाबर की सेना में 15,000 लोग थे। कितने? 15,000। और इब्राहिम लोदी की सेना में 1.5 लाख। मतलब 15,000 लोगों को 1.5 लाख लोगों से लड़वाओ, कौन जीतेगा? 1.5 लाख? नहीं, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीत गए? बाबर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई। भारत में लोग तलवार और तीर से लड़ते थे, वो तोप लेके आ गया। जब तोप के गोले चले तो भारतीय सैनिकों को पता ही नहीं चला कि इनको कैच करना है क्या, पता ही नहीं चल रहा उनको करना क्या है ना। ऐसी तमाम घटनाएं जो है वो इतिहास में हुई। तो ऐसे ही कुछ हुआ भाई साहब सिराजुद्दौला के साथ में। अब सिराजुद्दौला जो है ना, उनका सेनापति जो है वो कौन था? मीर मदान। बताया था ना मैंने। तो मीर मदान तो लड़ते हुए मर गया। यहां पे मीर जाफर ने धोखा दे दिया। आपको पता ही है, वो तो दिमाग में बैठा हुए था कि जब भी मौका मिलेगा छोड़ेंगे नहीं। मीर जाफर ने धोखा दे दिया। एक राय दुर्लभ नाम के एक दीवान हुआ करते थे, उन्होंने धोखा दे दिया। इन सारे धोखों की वजह से जो है वो ये जो युद्ध है, इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है बेटा? प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत जाते हैं और कौन हार जाता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला समझ गया कि भाई अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। सिराजुद्दौला भागा यहां से, भागते भागते जो है वो घोड़े से ही
अपनी वाइफ को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि बैग पैक करके हाईवे पे मिलना, क्योंकि अब उम्मीद नहीं दिख रही है। वो भी बेचारी बैग पैक करके हाईवे पे मिली, तो ये वहीं से वहीं के वहीं निकल गए। ठीक है, यानी बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन अब नहीं रहा। ठीक, तो बंगाल किसके कब्जे में आ गया? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव का साथ किसने दिया था? मीर जाफर ने। किसने दिया था? मीर जाफर ने। फिर मीर जाफर का ही जो बेटा है वो भाग करके जाता है पीछे पीछे किसके? सिराजुद्दौला के, और सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। ठीक है, इस तरीके से बंगाल जो है वो अब पूरी तरह से किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। बट रॉबर्ट क्लाइव के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास देयर वाज नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से वो राजनीति में हाथ नहीं डालते। और क्या करते हैं वो? मीर जाफर को बंगाल का क्या बना देते हैं? नवाब। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से मीर जाफर क्या हो गए? बंगाल के नवाब बन गए। ठीक, अब भाई साहब मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं और इधर अंग्रेजों की लगातार डिमांड बढ़ रही है। अंग्रेज एक चीज हो दूसरी चीज मांगने लग जाए, फिर तीसरी चीज मांगने लग जाए। अब इतनी मांग बेचारा ये कैसे भरे? इसकी भी तो लिमिटेड है, सीमाएं हैं। ठीक है, तो मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली इनका जो दामाद होता है मीर कासिम, इनका दामाद मीर जाफर का दामाद है कौन? मीर कासिम। ये अंग्रेजों से कहता है कि भाई अब हम आपकी मांग पूरी करेंगे, आप हमारे ससुर जी को हटाओ और हमको बनाओ। तो मीर जाफर को अंग्रेज हटा देते हैं। अगला नवाब कौन बन जाता है? मीर कासिम। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, कौन? मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के ऊपर जो है वो नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने पहले तो ये किया कि साहब जो अंग्रेज थे उनसे टैक्स वसूलने की कोशिश की कि आप टैक्स दो, हमारे पास पैसा नहीं है। जब अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं भाई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, और उसको बिल्कुल विशेषाधिकार के हनन की तरह लिया, तो इसने क्या किया? जो भारतीय लोग थे उनको भी टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन तुम भी बनाते हो और मैं भी बनाता हूं, मेरे ऊपर टैक्स लगता है और तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो ये पेन सस्ता कौन बेचेगा? क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है ना। तो इस वजह से भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लग गए थे, है ना। तो मीर कासिम ने जो है वो भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उनको भी टैक्स फ्री कर दिया। इस बात से अंग्रेज बहुत ज्यादा नाराज हो गए और अंग्रेज जो है वो मीर कासिम को मारने का प्लान बनाने लग गए। मीर कासिम को ये बात पता चल गई, ये भागा। अंग्रेजों ने वापस से मीर जाफर को नवाब बना दिया, और ये भाई साहब भाग करके पहुंचे कहां? अवध। अवध मतलब? अवध मतलब आज का लखनऊ, है ना। कहा जाता है सुबह बनारस की और शाम अवध की और रातें मुंबई की, बड़ी फेमस है। रात में अगर आपको कहीं घूमना घामना है तो आप फिर लगता है मेरे जागने का समय हो गया। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई तकलीफ है यहां तक? तो भाई साहब ये भाग करके कहां पहुंचे? मीर कासिम अवध। अब मीर कासिम अवध पहुंच गए, पर अवध में अवध के नवाब जो है उनका नाम है शुजा-उद-दौला। कौन है भाई? और अच्छा एक बात याद रखिए, ये जो जब अवध पहुंच रहे हैं ना, ये टाइम है आपके 1764 का। कब का टाइम है बेटा? 1764 का टाइम है। तो 1761 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इतिहास में, बता सकता है कोई?
उस पर मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी। पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी बेटा। अहमद शाह अब्दाली नाम का एक अफगान शासक जो है वो भारत पर अटैक करता है, और भारत की तरफ से उसमें मराठा साम्राज्य के जो लोग होते हैं वो जाकर के लड़ते हैं, और वहां पर मराठाओं की पराजय हो जाती है। तो मराठाओं की पराजय की वजह से, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था, उसके कारण जो है वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली के अटैक की वजह से ये जो अवध वाला जो पोर्शन है, यहां पर दिल्ली का जो नवाब था, यानी दिल्ली का जो बादशाह था, ठीक है, मुगल बादशाह, वो भी अवध में एक शरणार्थी के रूप में रह रहा था, और उनका नाम था शाह आलम सेकंड। सुना है नाम? अच्छा, अभी अवध कौन पहुंच गया? मीर कासिम। अवध में अवध के नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। और पहले से ही अवध में कौन मौजूद है? मीर का आपके शाह आलम। तो एक दिन शाम को तीनों लोग बैठे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा है, इस गम को मार डालें। तो तीनों ने चर्चा की। अब तीनों ने चर्चा करते करते एकदम से बोले कि आइडिया। तो क्या आइडिया? बोले क्यों ना हम तीनों लोग एक कंबाइंड फोर्स बना लें और अंग्रेजों को धूल चटा दें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, सुबह इस पे विचार करेंगे। सुबह उठे, तीनों ने विचार किया, हामी हो गई, तीनों ने हाथों मिला लिया, है ना, वो मूवी का डायलॉग है ना कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो उन्होंने कहा कि अब सबका बदला हम लेंगे। तो तीनों ने, भाई साहब ने एक कंबाइंड फोर्सेस बना ली। अब ये कंबाइंड फोर्स किस किस के? शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, ठीक है, और मीर कासिम, इन तीनों के कंबाइंड फोर्स बन गई। और ये कंबाइंड फोर्स जो है वो अंग्रेजों की फोर्स के साथ में लड़ाई करती है। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो नाम के एक व्यक्ति। कौन? हेक्टर मुनरो। ये वही हेक्टर मुनरो हैं जिनको दक्षिण भारत में हैदर अली इतना ज्यादा डरा देगा कि अपनी युद्ध सामग्री नदी में फेंक करके भाग जाएंगे, इतना डर जाएंगे। लेकिन यहां पे नहीं डर रही है। ये लड़ाई होती है, एक तरफ तीन सेनाएं हैं और एक तरफ हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव की सेना है। तीनों सेनाओं और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बक्सर। सुना है? तो एक तरफ कंबाइंड फोर्स और एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, ठीक है। बक्सर पे युद्ध होता है। कहां पे? बक्सर। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बक्सर पड़ता है। बक्सर स्टेशन में जैसे ही आप पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद आप बिहार में एंट्री कर जाते हैं। तो मुगल सराय आता है, जिसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय नगर, है ना। मुगल सराय स्टेशन हुआ करता। सराय समझते हो आप लोग? सराय है। एक इतिहास में एक राजा हुआ है जिसका नाम था शेर शाह। शेर शाह सूरी का नाम सुना है? ग्रांड ट्रैंक रोड, शेर शाह सूरी मार्ग, जिसको आजकल नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, उसने बनवाया था। उससे पहले गुप्त साम्राज्य में बना था, उसका नाम था उत्तरापथ, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने जो है वो रोड के किनारे पर यात्रियों के विश्राम के लिए कुछ जगह बनाई थी, है ना, जिनको क्या कहा जाता था? सराय। सराय मतलब जहां पर यात्री विश्राम करे। तो ऐसी जगह जहां पर मुगल विश्राम करते थे उस जगह का नाम था मुगल सराय। समझ में आ रही बात कि नहीं? है ना। जैसे हमारे बुरहानपुर में अकबर सराय नाम की एक जगह है, नहीं पता आपको? है वो अब्दुल रहीम खाने खाना नाम के एक व्यक्ति जो है वो इस एरिया के बुरहानपुर क्षेत्र के जो है वो सूबेदार रहे हैं और उन्होंने ही ये बनवाई है। तो आपकी जगह का इतिहास आपको पता होना चाहिए बेटा, है। आपको देखिए, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपसे बुरहानपुर जिले के विषय में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, है ना। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट। आप ये तय मान लीजिए कि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको दूसरों से ज्यादा सजग होना पड़ेगा। अपने आंख और कान खुले रखो,
अब आप कहोगे क्या अभी तक हम आंख और कान बंद करके चलते थे क्या? गजब मास्टर आया ये आदमी बाहर से, है आंख कान खुले रखो, जैसे अभी तक हम आंख बंद करके चलते थे। आंख कान खुले रखने का मतलब यह है कि अब आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सन की नजर से चीजों को देखना शुरू करो। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव पर्सन की नजर से देखने का क्या मतलब है? यहां तक आए हो, गाड़ी से आए हो, पेट्रोल भराते हो, देख लो जरा काय का बोर्ड लगा हुआ है, कौन सी योजना का बोर्ड लगा हुआ है, उससे ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। बस में बैठे हुए हो, लिखा हुआ रहता है महिला आरक्षित सीट, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत वो आरक्षण मिला है? जो बस में आरक्षण मिल रहा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत? इतना ही तो सजग होना है। ट्रेन में बैठे हो, महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए अलग से बोगी होती है, कौन सी आरक्षण, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत वो बोगी है? हम चलते फिरते देखते हैं महिला थाना, देखते हैं? आप में और एक साधारण व्यक्ति में अंतर यह होगा बेटा कि आपकी आंख कान जो है ना वो पूर्णतः खुले हुए होने चाहिए, है? अभी एक संस्था बड़ी चर्चा में है, निर्वाचन आयोग है चर्चा में, है? कितने मेंबर होते हैं निर्वाचन आयोग में? संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, है? अभी जैसे अभी आई एम श्योर आप सभी के पास मोबाइल तो होगा, है? कोई अभी 1857 में तो अभी तो नहीं है ना कोई, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल पे फालतू की रील देखते होगे आप, है ना? मोए मोए XYZ जो भी है देखते होगे, है ना? आप उस पर काम की चीजें देखो। अभी जैसे निर्वाचन आयोग ने कल या परसों में एक क्लिप जारी की है जिसमें बताया गया है कि यदि किसी पार्टी से कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। चलो इस बार MPPSC ने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, फिर तुम क्या करोगे? इसके लिए कोई सिलेबस है क्या अलग से? सिर्फ और सिर्फ आप याद देखिए, आप कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिनके उत्तर आप सिर्फ और सिर्फ सजगता से दे सकते हो। सजग रोज सुन रहे अगल बगल में, रोज सुन रहे हम लाडली बहना इतने पैसे आ गए, होली से पहले आ जाएंगे। लाडली बहना में राशि कितनी दी जा रही है? 1,500, 1250, अब 1.5 हो गया। मेरे को नहीं दे रहे ना, पता ही नहीं है। लाडले भैया जैसा कोई स्कीम ही नहीं ला रहा कोई, क्या करे? चलिए खैर, मैंने आपको ये बताया जैसे उज्ज्वला योजना है ना, उज्ज्वला योजना इससे क्वेश्चन पूछे गए। उज्ज्वला योजना से जब लागू हुई तब से क्वेश्चन पूछे गए गैस सिलेंडर को लेकर के, है ना? अभी 100 यूनिट बिजली जो है ना, लाइट 100 यूनिट जो है ना वो आपके घरों में फ्री दी जाती है। उस योजना का नाम क्या है? लाभ ले रहे हैं पर योजना का नाम नहीं पता। सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं, आपको सिर्फ क्या करना है? सजगता, है ना? क्योंकि अगर आपने केवल 10% सजगता भी रखी एक्स्ट्रा, जो अभी आप रख रहे हो उससे एक्स्ट्रा हर चीज, देखिए मैं आपसे आज एक बात कहूंगा, हर चीज के पीछे का क्यों क्लियर करो। क्यों? कोई चीज हो रही है तो क्यों? तुम यहां आए हो, क्यों आए हो? सर ने जबरदस्ती बुलाया है? किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तुम्हारे कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्लास में? क्यों आए हो यहां पे? लाभ। अपने निर्णय के भार को उठाना सीखो। तुमने निर्णय लिया है, तुम्हें तैयारी करनी है। MPPSC के पेट में दर्द नहीं हो रहा, और ईश्वर की कृपा से हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। तुम काम नहीं करोगे 50 लोग और खड़े हो जाएंगे, 100 लोग और खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में भगवान की कृपा से कोई कमी है क्या? है? हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है।
आपने निर्णय लिया है, आप अपने आप को अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए अधिकारी के रूप में देखने के लिए जो जो पात्रताएं होती हैं, उन पात्रताओं को तक पहुंचना यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सजगता रखिए। खैर, हम अपने विषय पर वापस आएंगे। कहां से हमने विषय को छोड़ा था? लास्ट कहानी मैंने क्या बताई थी, बताओ जरा। मैडम आप वीडियो में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कहानी निकल गई है हमारी। हाँ बेटा, हाँ लखनऊ में पहुंच गए थे। कौन सा युद्ध हो गया था बेटा? 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुई, बक्सर का युद्ध जो हुआ, इसमें अंग्रेजों ने किसी प्रकार के छल कपट का प्रयोग नहीं किया था। ये युद्ध जो है वो अंग्रेज अपने पराक्रम और बल कौशल से जीते थे, बुद्धि कौशल से जीते थे, इसलिए उनको एक तरीके से मान्यता मिल गई बेटा। क्या मिल गई? मान्यता। इस क्या बोलते हैं, युद्ध के बाद 1765 में दो संधियां होती हैं जिनको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि नंबर 1 और इलाहाबाद की संधि नंबर 2। यहीं से हमारे संविधान का निर्माण शुरू होता है। ये पूरी कहानी मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखिए, मैं आपको इतिहास का वो पहलू बताना चाह रहा हूं जिसकी वजह से हमारा संविधान शुरू हुआ। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ, इस बैटल ऑफ बक्सर से जो कंपनी है ना, उसको बंगाल, बिहार है ना, आज का झारखंड है ना, उड़ीसा, बांग्लादेश, ठीक है क्या, बांग्लादेश और अवध, इन सारे क्षेत्रों पर पॉलिटिकल राइट्स मिल गए। किसको? किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। परंतु क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीति करना आता था? नहीं, वो तो क्या थी, क्या थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं थी ना, उसको व्यापार करना नहीं आता था। अच्छा दूसरी बात छोड़ो, पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो होता है वो होता है जनाधार। जनाधार मतलब जनता का सपोर्ट, है ना। तो मुझे बताओ, क्या अंग्रेजों को 1765 में जनता का सपोर्ट मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। अच्छा, जनता का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। क्या? लोकल लैंग्वेज। अगर आप बुंदेलखंड में जाकर के बुंदेलखंडी में बात करें तो लोग आपसे जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे। मालवा क्षेत्र में मालवी में बात करें तो लोग ज्यादा, जो निचले तबके का व्यक्ति है, जो गरीब है, जो किसान है, वो व्यक्ति आपसे उसी लोकल लैंग्वेज में बात करने की अपेक्षा रखता है। हाँ या ना? क्या अंग्रेजों को लोकल लैंग्वेज आती थी? क्या वो बंगाल में बांग्ला में बात कर सकते थे? हैं? नहीं कर सकते थे, उनको आती ही नहीं थी भाषा। तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है 1765 में कि राजनीतिक शक्ति तो बन गए, पर राजनीति करें कैसे, लोगों को अपने अंडर में ले कैसे, संभव ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। 1765 में अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कहा इतना बड़ा एरिया तो हम संभाल नहीं सकते, तो अवध वाला एरिया सबसे पहले तो अवध के नवाब को दे दिया, लो ले जाओ। अच्छा सोचो, मैंने युद्ध में तुम्हारा, क्या नाम भाई साहब आपका? राहुल जी, मैंने युद्ध में आपका सब छीन लिया, उसके बाद मैं आपको सब कुछ लौटा दूं तो आप क्या हो जाओगे? कृतज्ञ हो जाओगे ना मेरे। तो मैंने कहा चलो मैंने सब लौटा दिया ना, अब एक काम करना, 15,000 रुपए महीने के भेजते रहना। ठीक? अरे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने, तो पूरा लौटा दिया, 15,000 तो मांग रहे। नवाब से कहा साहब सालाना आप पैसे 40-50 लाख जो भी है वो भेजते रहना। अल्टीमेटली अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? पैसा लेना है। बिकॉज फर्स्ट
स्टेप तो यही है कि हमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना है ना। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद हम पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, राइट। तो वो वाला एरिया लौटा दिया। बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, डायरकी लागू कर दी। डायरकी मतलब द्वैध शासन, ठीक है। ये 1765 से लेकर के 1772 तक चलेगा बेटा, है ना। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप PYQ उठा करके देख लो, बंगाल में द्वैध शासन किस अवधि तक लागू रहा। समझ में आ रही ना, कोई मतलब बाउंसर तो नहीं हो रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर ले जाने की। आपको लगे बाउंसर हो रहा है तो बताना, थोड़ा एडजस्ट करके कैच कर लेंगे अपन, ठीक है। 1765 से लेकर के 1772 तक का जो टाइम पीरियड है, ये बंगाल में द्वैध शासन का समय कहलाता है ना। अब द्वैध शासन में क्या हुआ साहब, आपको मैंने बताया था, मीर कासिम इधर आ गया था, यहां के बाद दिल्ली भाग गया मीर कासिम। आज भी दिल्ली में ही कब्र है उनकी, वहीं दिल्ली में ही मर गए वो, ठीक है। लेकिन मीर जाफर जो है ना, उनको नवाब बना दिया गया था। अब जब ये सब घटना हुई तो मीर जाफर की भी डेथ हो गई, और मीर जाफर का जो बेटा था वो पहले ही मर चुका था। तो अब उसके बेटे का बेटा है जिसका नाम है नजमुद्दौला। क्या नाम है? अब ये एक बच्चा है, बट अंग्रेजों की चाल देखो, उन्होंने क्या किया, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको? बच्चे को, है ना। समझ रहे हो आप? फ्रंट फेस कोई और है और बिहाइंड द कर्टन हम पूरी पॉलिटिक्स खेल लेंगे। ना लैंग्वेज का इश्यू आना है, ना किसी चीज का आना है। बुरा हो गया तुमने किया, अच्छा हो गया क्रेडिट लेने के लिए हम हैं। बिहाइंड द कर्टन वाले का मामला यही रहता है, ठीक है। तो भाई साहब नजमुद्दौला यानी एक बच्चे को बना दिया नवाब, और इसको दे दिए प्रशासनिक अधिकार। कैसे? सारा साहब एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी जनता की भलाई भलाई करना ना, वेलफेयर, वो सब नवाब साहब करेंगे, ठीक है। लेकिन राजस्व वाले अधिकार सब ले लिए कंपनी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व के सारे अधिकार ले लिए, यानी पैसा कौड़ी जितनी भी आएगी हमारे पास आएगी। अच्छा बताओ, पैसा किसके पास आ रहा है? ब्रिटिशर्स के पास। सैलरी कौन बांटेगा? ब्रिटिशर्स। निचले लेवल से लेकर के उचले लेवल तक सबको तनख्वाहें कौन बांट रहे? ब्रिटिशर्स, राइट। और जनता का कल्याण कौन करेगा? नवाब साहब। नवाब साहब कल्याण कर कैसे लेंगे जब पैसे ही नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, ये कहा गया है कि कल्याण जो है ना वो मैं करूंगा, है ना, तुम्हारा, ठीक। और रेवेन्यू संबंधित मामले जो है वो किसी एक्स पर्सन के पास है। अब तुम्हारी नाराजगी किससे होगी? हमने पैसा तो दिया पूरा टैक्स का, पर हमें वो कल्याण नहीं मिल रहा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो नाराजगी किससे होगी? नवाब साहब से। अच्छा कौन बच गया? अंग्रेज। अच्छा चलो ना, तो जनता लगातार नाराज हो रही है किससे? नवाब साहब से। अच्छा सैलरी कौन बांट रहा है? मुझे बताओ, निचले लेवल से लेकर के उचले, जो व्यक्ति जिससे सैलरी प्राप्त करता है, जिससे पैसा प्राप्त कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है कि घटती है? यानी जितने भी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैं, उन सबकी निष्ठा किन की तरफ हो जाएगी? ब्रिटिशर्स। नवाब साहब की तरफ से निष्ठा जारी है। अब 7-8 साल तक जब ये खेल चलेगा, तो अब नवाब साहब को तुम हटा दो कि मार दो कि गड्ढे में गाड़ दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि पहले अगर हटा देते, मार देते, तो तनख्वाह तो इनसे ही मिल रही थी ना, सब विद्रोह कर देते। कहानी क्लियर हो रही? बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम हो रहा है। ये 7 साल में बंगाल में ऐसी लूट खसोट मची कि कंपनी के जितने लोग हैं ना, सब ने 2-2 तल्ला के मकान बनवा लिए, डबल स्टोरी है। समझ रहे हो? यानी इंडिविजुअल पर्सन जो है ना वो बहुत अमीर हो गया। इंडिविजुअल पर्सन, इतना पैसा लोगों के पास, कंपनी के पास में, और कंपनी को घाटे में दिखा रहे। क्यों कंपनी को घाटे में क्यों दिखा रहे? क्योंकि कंपनी किससे परमिशन लेकर के आई थी? अंग्रेज
संसद से, ब्रिटेन की संसद से, तो उनको टैक्स देना पड़ता ना वहां पे, तो कंपनी घाटे में जा रही और इंडिविजुअल पर्सन फायदे में जा रहे। तो ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे उस समय लॉर्ड नॉर्थ, तो ये नाम नहीं सुना होगा आपने, लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ का दिमाग खराब हो गया, ये टैक्स ही नहीं दे रहे। उनने बुलाई संसद की बैठक, और संसद की बैठक बुला करके कहा कि आज से हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलेट। और इस वजह से 1773 में एक अधिनियम पास होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। सुना है? यहीं से आपकी कहानी संविधान की शुरू हो रही। ये रेगुलेटिंग एक्ट तो सबने सुना होगा, सुना है? ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, इसके पीछे की कहानी क्लियर हुई मैडम? ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करना चाहते थे, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? भारत का संविधान। यही रेगुलेटिंग एक्ट में अपडेशन होते जाएंगे और क्या बनता जाएगा? भारत का संविधान बनता जाएगा। कहानी क्लियर हो गई? कोई तकलीफ है यहां तक? हाँ, चलो, तो हम लोग पहला रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई भारत का संविधान किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ है ना। अब हम संविधान पे आ जाएंगे, अब हिस्ट्री की बातें यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक, चलिए, हेडिंग है आपका भारतीय संविधान का विकास। तो भाई साहब ये जो विकास है ना, ये 2 स्टेजेस में होता है। पहले तो ये विकास होता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कंपनी के अधीन। किसके अधीन? कंपनी के अधीन। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें? ये जो कंपनी के अधीन है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन है बेटा 1773 से लेकर के 1857। ठीक है, अब 1857 तक क्यों है बेटा? क्योंकि 1857 में हो गई थी एक बहुत बड़ी क्रांति, और उस क्रांति के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था जनता। सुना है ना आपने, है ना? ब्रिटिश क्राउन एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858। ठीक है, हम उस पर करेंगे चर्चा, चिंता मत करो। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, आप बिल्कुल जीरो पे हो, तो भी चिंता मत करो, तो और अच्छी बात है? देखो, आधा भरा हुआ घड़ा है ना, उसको पूरा भरना है अच्छे पानी से, बिल्कुल व्यवस्थित, तो डबल मेहनत लगेगी। पहले खाली करो, फिर भरो। अब पूरा ही खाली है, एक ही बार में बढ़िया हो जाएगा मामला, है ना? अब चिंता मत करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर मैं जो बात कह रहा हूं सब आपको बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये मान के चलो आप बिल्कुल सही जगह आ गए और बिल्कुल व्यवस्थित समय पे आ गए हो। क्यों? मेरा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। मैं जब टेस्ट देता था ना, टेस्ट, अगर मेरे को 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आए, मैं बहुत खुश होता था। मैं 0 नंबर आ जाए, बहुत खुश। क्यों? क्योंकि 2 घंटे वसूल हो गए, तो 100 क्वेश्चन नए पता चले। अब सोचो तुम टेस्ट देने आए और 80 तुम्हें पहले से ही आते थे, तुमने 2 घंटे में केवल 20 क्वेश्चन नए पता चले तुम्हें, यही हुआ ना? तो तुम्हारा तो लॉस हो गया है। उल्टा करते हैं लोग। चलिए, तो कंपनी के अधीन हो गया, है ना? दूसरा जो होगा वो होगा ब्रिटिश ताज के अधीन। किसके अधीन? ठीक है, ब्रिटिश ताज के अधीन। ठीक है, तो अब जो कंपनी के अधीन होगा, इसको आप समझिएगा,
जो कंपनी के अधीन होगा, इसमें पहला जो एक्ट आएगा उसे हम लोग कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। सेवनटीन 73, ठीक है। फिर दूसरा होगा भाई रेगुलेटिंग एक्ट ही होगा, माफ कीजिएगा, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो भाई, अगर आप अभी का सिलेबस देखोगे ना तो उस सिलेबस में आपको यह मिलेगा कि सर ये एक्ट तो सिलेबस में है ही नहीं, है ना। आप कहोगे ये एक्ट तो सिलेबस में है ही नहीं, अब हम इनको क्यों पढ़ें? इनसे फिर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि एक तो साहब ये है कि ये संविधान का डेवलपमेंट है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात ये है कि ये हिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसको पॉलिटी में पढ़ा जाता है। हिस्ट्री में तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है ना इससे, है, तो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मेरा ऐसा मानना है बेटा कि जब रोने बैठे हो ना तो एक बार में ढंग से रो लो, तो बार बार का मामला समझ में नहीं आता है। मतलब पढ़ने बैठे हो तो एक बार में इतना अच्छे कायदे से पढ़ लिया जाए, है ना। ये जो आप सोचते हैं ना कि शॉर्टकट में हो जाएगा, दुनिया में शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। जिनका शॉर्टकट में होते हुए दिख रहा है ना, उनकी भी पहले पीछे बैकग्राउंड में बहुत लंबी मेहनत होती है। इसलिए शॉर्टकट जैसी चीजें होती ही नहीं है बेटा। और आप आज से त्याग दो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, है ना। आप जितना समग्रता से अध्ययन करेंगे, आप जितना समग्रता से चीजों को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। इसके बाद 3 चार्टर्ड एक्ट आएंगे भाई। एक आएगा चार्टर एक्ट 1813, फिर 1833 और फिर 1853, ठीक है। ये 3 चार्टर एक्ट आएंगे, ठीक बेटा। इसके बाद हो जाएगी क्रांति, 1857 की क्रांति, है ना। इसके बाद क्या होगी? 1857 की क्रांति, ठीक है ना। 1857 की क्रांति हो जाएगी और 1857 की क्रांति के बाद जो है वो अधिनियम स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला उसमें आएगा, है ना, 1858 का अधिनियम, ठीक है भाई। फिर आ जाएगा 1861 का अधिनियम, फिर आ जाएगा आपका 1892, 1892। इससे पहले बीच में एक और आया था, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 1909, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और फिर आता है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो 1909, है ना। भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत जो है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई झगड़े जो है ना, वो 1909 की देन है, 1909 में। इसलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को भारत में क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक, ठीक है ना, फादर ऑफ कम्युनिज्म, है ना। चलिए 1919 का क्या कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और उसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत का वर्तमान संविधान जो है ना, उसका
2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 हिस्सा कैसे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। कैसे? ठीक भाई, इतनी समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। पूरा का पूरा बैकग्राउंड हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक्ट आ गया, कौन सा भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, समझ लेंगे, है ना? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखो ये जो एक्ट है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हुए चलेंगे, है ना? एक एक पॉइंट, जहां पर आपको समझ में ना आए, कोई भी चीज लगे, आप पूछते जाइएगा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करना। कंपनी के भ्रष्टाचार को क्या करना भाई? दूर करना। अब आप कहोगे कंपनी में भ्रष्टाचार कैसे आया? मैंने आपको बताया था ना कि ये कंपनी को भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना था ना, है? टैक्स देना था, पर क्या ये कंपनी टैक्स दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को? नहीं दे रही थी। तो इस अंग्रेज चाहते थे कि ये टैक्स दे, तो भ्रष्टाचार को दूर करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, इसमें किया क्या गया? आपको पता है कि ये हमारा कुछ भारत ऐसा है, यहां ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसका नाम था मद्रास। मतलब अंग्रेजों ने जहां जिन जिन एरिया पर इनिशियली कब्जा किया था, मैं उन जगहों के नाम बता रहा हूं। तो यहां पर एक मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अंग्रेजों का एक तरीके से बेस हुआ करता था। यहां पर एक हुआ करती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात और सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहां पे आज? वेरी वेरी गुड, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ना। सिंध पहले भारत का हिस्सा था, और भारत का छोड़ो, बंबई का हिस्सा था। बंबई जो है ना, जिसका नाम था बंबई, बॉम्बे, बंबई में आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात और आज का सिंध, ये सब कंबाइंड हुआ करते थे बॉम्बे में। इसलिए तो मोदी जी जब वहां के महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे, तो वहां जाकर के बोला कि महाराष्ट्र जो है वो गुजरात का बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई, बड़का भाई कैसे हो गया? अरे गुजरात महाराष्ट्र से ही अलग होकर के बना है, ठीक है? और उससे पहले भी सिंध अलग हो गया था वहां पे। जैसे मैं बात करता हूं जब आपसे बंगाल की, मैंने काय की बात की? बंगाल, ठीक है? तो मैं बंगाल की जब बात कर रहा हूं ना इस समय पर, तो मैं कह रहा हूं आपसे बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक? ये 5 एरिया जो है ना, इनको कंबाइंड रूप से उस समय बंगाल कहा जाता था। जैसे आज आपको एक जिला दिखाई देता है पश्चिम बंगाल, है? दीदी, दीदी पता है ना कौन है दीदी? ममता दीदी। राजनीति नहीं समझ रहे हो आप। देखो एक बात याद रखिए, मैं तो आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं, अब मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? और एक बात और याद रखो, जब तक इस देश का युवा राजनीति की बात नहीं करेगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वही केवल न्यूज चैनल देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। हम तो हमारा स्टेटस लगा के बैठते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, है ना? यू हेट पॉलिटिक्स, इट मीन्स दैट यू हेट योर नेशन। आप यदि राजनीति से एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति के पिता कहे जाते हैं। कौन? अरस्तु। किसके गुरु थे? सिकंदर के। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु।
अरस्तु नाम सुना? नहीं सुना है अरस्तु का? है? अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात, है ना? सुकरात, फिर प्लेटो। प्लेटो ने यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी खोली थी जिसका नाम था द एकेडमी। द एकेडमी, है ना? ठीक है। और उस एकेडमी का स्टूडेंट था अरस्तु, है ना? और अरस्तु जो है वो मैसिडोनिया के राजा फिलिप के राजवैद्य का बेटा था। और फिलिप का बेटा था सिकंदर, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर अटैक किया था। पता नहीं आपको? कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं अभी। 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना, यानी कौन? अरस्तु। उनका कहना है कि मनुष्य जो है ना, ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा है? सामाजिक प्राणी नहीं बोला उनने, राजनीतिक प्राणी। क्यों बोला राजनीतिक प्राणी? क्योंकि राजनीति जो है ना वो मनुष्य के खून में है। आप कहीं से भी कर, राजनीति का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल उसको गंदे लेवल पर लेकर के जाओ। आप घर का शासन चलाते हो ना, घर के लिए कानून बनते हैं ना घर में, वो भी तो राजनीति का हिस्सा है। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले के लिए तो कानून बनते हैं ना, वो भी तो राजनीति का हिस्सा है। अगर आप कहोगे कि संविधान अभी लागू हुआ है, नहीं भाई, सदियों से चल रही है। संविधान से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और एक और बात बता दूं, आप अगर ये कह रहे हो संविधान अभी लागू हुआ है, तब भी आप गलत हो, क्योंकि संविधान का कोई ना कोई रूप हमेशा हर समाज में हर जगह लागू रहा है। अरे जानवरों तक में लागू रहता है। मजबूत भेड़ जो है ना, मजबूत हिरन जो है ना, वो सराउंडिंग चलेंगे, कमजोर हिरन ग्रुप में बीच में चलेंगे। ये क्या है? क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय वो घेरे हुए हैं। बंदर, बंदरों में राजनीति होती। मैं नहीं बता रहा हूं, ये जिनने रिसर्च किए ना उन पे वो बता रहे हैं आपको, है ना? आप समझिए जरा। हर ग्रुप में कुछ योद्धा होते हैं जो उस ग्रुप की रक्षा करते हैं। देखो यही ग्रुप तो कह रहा हूं मैं आपसे, यही तो है सेना, यही तो है पुलिस, है ना? हर ग्रुप में कुछ ऐसे होते हैं जो उस ग्रुप के भरण पोषण का काम करते हैं। यही तो किसान है। हर आदमी उगा रहा है क्या? है? अगर जो व्यक्ति खेत पे हल चलाएगा उसको ही भोजन मिलेगा, तो फिर मैं तो भूखा मर जाऊं। तो मैं तो पढ़ाने का काम करता हूं, मैं तो हल चलाने जा ही नहीं रहा। तो मेरे लिए गेहूं कौन उगा रहा है? आपके लिए कौन उगा रहा है? आपके लिए कौन उगा रहा है? आप जा रहे हैं क्या खेतों पे? कौन उगा रहा है आपके लिए? है? क्या आप अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं? आपकी रक्षा दूसरे कर रहे हैं, है ना? तो फिर आपका क्या उत्तरदायित्व है? जो बच जाता है वो आपको करना है। अगर आप इस समाज से सब कुछ ले रहे हो तो आपको इस समाज को कुछ देना भी पड़ेगा, इन फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इन फॉर्म ऑफ व्हाटएवर, जो भी चाहो। पर आपको सोसाइटी को पे बैक नहीं करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये है कि नहीं है? है, और है तो फिर निभानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सजगता लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? सजगता। फिर आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, है? फिर आप किसी के आंसू देख करके पिघलोगे नहीं, है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक। तो चीजों को आपको समझना होगा। खैर, हम वापस आ जाते हैं अपने विषय पर, है ना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहे थे हम लोग। मैंने बताया 1773 में अंग्रेज जो है ना वो 3 जगह पर कॉन्सेंट्रेट है भारत में, और तीनों कोने पकड़ रखे उनने। मद्रास फ्रांसीसियों से जीता था, बंगाल फर्रुखशियर ने फरमान दे दिया था, सुना था ना आपने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया।
और बॉम्बे दहेज में मिल गया था। पता है आपको? है बॉम्बे दहेज में मिला था। अंग्रेज राजा जो है ना, उसकी सब शादी हुई थी, है ना, तो शादी में बंबई जो है वो दहेज में दिया गया था उसको, और उसने जो है इंग्लैंड के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया था, कुछ 15 या 20 ऐसे कुछ पौंड पे, मतलब ज्यादा रुपए नहीं, आज की डेट में मतलब 15-20 हजार रुपए में ही दे दिया, तो बॉम्बे तुम्हारा किराए पे, है ना। तो इस तरीके से बॉम्बे मिल गया। तो अब ये तीनों एरिया मिल गए किसको? अच्छा, ये तीनों एरिया जो है ना, यहां पर अंग्रेजों की कंपनियां थी, पर ये तीनों इंडिविजुअल थी, अलग अलग थी, अपने आप में स्वतंत्र थी। समझ में आ रही बात के है? यानी मैं आपसे ये कहूं कि एक जगह एक कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में इंडिविजुअल है, उसी नाम का दूसरी जगह इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, और तीसरी जगह है वो अपने आप में स्वतंत्र है। ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र थी। ठीक। 1773 में यह कहा गया कि बंगाल वाला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अंडर में, उसके अंतर्गत ये दोनों आएंगे। मतलब सुप्रीम कौन बन गया? बंगाल, और ये दोनों उसके अंडर में आ गए। अब अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में युद्ध का मेन कारण जो था ना, वो यही प्रावधान था। कैसे? क्योंकि 1773 में ही आया। 1773 में ही अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो नारायण राव पेशवा थे। सुना है नाम आपने नारायण राव का? है शिवाजी जो थे ना, शिवाजी के बाद पेशवाओं का शासनकाल आता है साहूजी महाराज से। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद शिवाजी सेकंड, उसके बाद साहूजी। साहूजी के शासनकाल में उनका कोई बेटा तो था नहीं, तो पेशवाओं की शक्ति उदय होती है। पेशवा मतलब उनके प्रधानमंत्री। तो उसमें पहला नाम आता है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा नाम बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाले, है ना, सुना होगा। संजय लीला भंसाली की मूवी देखी है? देखी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मूवियां देखा करो। ठीक है, दूसरा नाम क्या आ गया? बाजीराव। अब देखो तीसरा नाम जो है ना, वो ऊपर के दोनों नामों का कॉम्बिनेशन है, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, तीसरा बालाजी बाजीराव, चौथा है माधवराव, पांचवा है नारायण राव, और छठा है माधव नारायण राव। मतलब शुरुआत के दो नाम याद रखने हैं, उसके बाद तीसरा नाम, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, और आखिरी पेशवा हुए कौन? बाजीराव सेकंड। ठीक। अब जरा समझिएगा, नारायण राव के जब पेशवा थे 72 से 73 में, तो इनकी हत्या इनके चाचा ने कर दी, जिनका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव ने हत्या कर दी। शनिवार वाड़ा महल था इनका, शनिवार वाड़ा आज भी हॉन्टेड प्लेस है, शनिवार वाड़ा, है ना। जैसे हमारे बुरहानपुर के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, वो अश्वत्थामा वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने? है ऐसे ही जो है वो शनिवार वाड़ा जो है ना, उसके लिए भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है शनिवार वाड़ा का कुछ एरिया जो है ना, वहां पर आज भी नारायण राव की आवाज गूंजती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है। क्योंकि आप अगर आप जाएंगे शनिवार वाड़ा में, कभी आप जाकर के देखो, तो वो जो एरिया बंद है ना, उसके बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है जो ये बातें कह रहा है ना। तो हम कुछ नहीं कह रहे, हम केवल जरिया हैं। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ जरिया हूं। मैंने संविधान नहीं बनाया, मैंने इतिहास नहीं लिखा है। मैं क्या कर रहा हूं? जो लिखा हुआ है ना, वो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप मुझे केवल और केवल क्या कंसीडर करें? एक मैसेंजर। एक मैं सिर्फ और सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं, इस जानकारी को प्रोसेस करना है
है ना। घर पे जाकर के ऐसा नहीं कि इसके हवा में तीर बना के उड़ा दिया आपने, यहीं से गए एकदम निकले क्लास के बाहर ऐसे सर जो है झराते हुए निकले, खत्म। प्रोसेस, आप प्रोसेस कैसे करोगे? हैं बिटिया, कैसे प्रोसेस करोगे बताओ? है रिवीजन करके। रिवीजन करने के लिए किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करने के लिए आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेंड करो, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। आपके दिमाग में चीजों की प्रोसेसिंग चलनी चाहिए, है ना। प्रोसेसिंग, कोई भी चीज है उसको आप बार बार सोचो, और जितने बार आप सोचोगे ना उस चीज को, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। खैर, रघुनाथ राव ने हत्या कर दी, किसकी? नारायण राव की। ना बाजीराव की तो कोई हत्या नहीं कर पाया, वो खुद से ही मर गए टेंशन में। तो हत्या कर दी, और हत्या करके भाग के आ गए मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहां पे? धार जिले में। अब आप कहोगे धार जिले में कैसे भाग के आ गए साहब? क्योंकि धार जिले में एक किला बना हुआ है, इस किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना आपने मोहम्मद बिन तुगलक का? है कब हुआ था शासन? चलो, मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक फरमान सुने आपने? तुगलक की फरमान है? नहीं सुना है नाम? दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, उसने बसाई है तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख, कैसा बुद्धिमान मूर्ख? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने यहां तक लिख दिया कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके राजा से स्वतंत्रता मिल गई। उसके डिसीजन सब खतरनाक होते थे और उतावला रहता था बहुत ज्यादा। सोचो, एक जगह युद्ध लड़ना था उसको, 2 साल पहले 3-4 लाख लोगों की सेना भर ली, भर्ती करवा ली, अग्निवीर योजना निकाल के भर्ती करवाई। 3-4 साल सबको एडवांस में सैलरी दे दी। 2 साल बाद लड़ाई लड़नी है, पता चला बाद में कि समझौता हो गया, लड़ाई हुई नहीं, सैलरी फ्री में बांट दी। फिर एक जगह लड़ाई लड़नी थी तो ऐसे सिपाही भेजे जिनको गर्मी में लड़ने का अभ्यास है, और वहां माइनस में टेम्परेचर, वो बेचारे वहां कपकपा के मर गए। खुरासान अभियान। गंगा और यमुना के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया कि इस साल से ज्यादा टैक्स लूंगा, और उस साल भीषण अकाल पड़ा था, लोगों ने विद्रोह कर दिया। दक्षिण भारत में एक विद्रोह को दबाने के लिए 2 नेताओं को भेजा, 2 लड़ाकों को भेजा, और वो दक्षिण भारत के ही थे, हरिहर और बुक्का। उनका क्या नाम था? हरिहर। वो उसकी सेना में थे, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। उन्हें दक्षिण भारत भेज दिया कि जाओ लड़के आओ। वो अपने भाई बंधुओं के सामने पहुंच गए तो उन्हें पता चला, अरे कटप्पा मुदप्पा सब वही, तो भाई भाई मिल गए, उनके गुरुजी मिल गए। बोले वहां कहां उनकी सेना में हो, यहीं आओ, अपन नया राज्य शुरू करेंगे। तो दोनों ने नया राज्य शुरू कर दिया जिसका नाम था विजयनगर। सुना है आपने? हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर। बहुत बार क्वेश्चन आया, आप पुराने एग्जाम उठा के देख लो, हर उसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। राजधानी परिवर्तन किया, देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद। तो दिल्ली से राजधानी लेकर के गया कहां? दौलताबाद। अच्छा, पहले भी राजधानियां परिवर्तित हुई हैं, पर इसने क्या फरमान दिया कि जितनी जनता है ना सब चलेगी साथ में, सब लोग अपने अपने घर में ताला डालो, सब चलो। अब सब पैदल चल दिए, भाई राजा की आज्ञा है। तो आधे पहुंचने में मर गए। राजधानी परिवर्तन की 1200 किलोमीटर चल के आ रहे पैदल, जितने बूढ़े बुजुर्ग थे सब रास्ते में ही वहीं गाड़ते हुए आना पड़ा। और यहां आके बोला, अरे यार यहां अच्छा नहीं लग रहा, मौसम सही नहीं है, चलो सब लोग वापस चलेंगे। अब वापस जा रहे तो आधे लौटते में मरेंगे। आप समझ में आया?
कि मैंने क्यों बोला इसको, क्या, तुगलकी फरमान। एक शब्द आता है बार बार कि तुम यार बड़े तुगलकी फरमान जारी करते हो। तुगलकी फरमान का मतलब क्या है? ऐसा फरमान जिसपे इफ बट नहीं हो सकती, अब करना ही है और करने में नुकसान ही होगा। क्या होगा? सब आप पढ़ो इतिहास को, मतलब इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना है आपको, इतिहास आपको इसलिए पढ़ना है कि क्या गलतियां हुई है। इतिहास आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको यह पता चल सके कि आप आजाद कैसे हुए। इतिहास आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको यह पता चल सके कि किन किन गलतियों में की वजह से आदमी को गुलामी मिलती है। वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने के बाद आपको क्या मिलती है? गुलामी। इसलिए आपको इतिहास पढ़ना है ना। आप क्या बनने जा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। और एक एडमिनिस्ट्रेटर तब तक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है जब तक उसको लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक चीजों की पहचान ना हो। आप मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र में अपॉइंट कर दिए जाते हैं, राहुल नाम है ना, आप मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र में अपॉइंट कर दिए जाते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर संस्कृति को मानने वाले लोग बाग ज्यादा हैं, पर आपको पता ही नहीं है और आपने ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं 4 लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे, और उस समय ऐसा त्योहार चल रहा है जिसमें इकट्ठा होना ही है लोगों को। फिर क्या होगा? है कलेक्ट्रेट का घेराव होगा बेटा, और तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। यानी नया तुगलक पैदा ना हो सके इसके लिए आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि तुगलक ने क्या गलतियां की हैं। तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। इसके नाम पे एक शहर बसाया गया जौनपुर, है जौनपुर। मिर्जापुर देखे हो? रतिशंकर शुक्ला नहीं देखे हो? पिछड़े हुए हो अभी तुम, हैं? काका कागा काका की रील देखी होगी ना, वो रतिशंकर शुक्ला जौनपुर के ही थे वो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। जौना खां के ऊपर एक और आरोप लगता है उसके पिता की मृत्यु का। मतलब उसके पिताजी का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है बंगाल के कैंपेन पे गए थे एक बार। बंगाल कभी किसी के कब्जे में नहीं रहा, एक बात याद रखिए। आपको इतिहास पढ़ने के बाद यह पता चल जाएगा कि बंगाल दिल्ली से कभी नहीं संभला और आज भी नहीं संभल रहा। सीबीआई गई, सीबीआई वापस आ गई। संभल पा रहा है क्या बंगाल? है अभी दीदी किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना है। भले ही आप कितने ही, बंगाल का भी चुनाव हुआ था आपको पता है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी और उनका चेहरा जो है और उनकी दाढ़ी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लगने लगी थी। जनता को इन्फ्लुएंस करना, है ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं कुछ भी बिना सिलेबस के नहीं बोल रहा हूं। पेपर नंबर 4 में एक टॉपिक है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। सुना है नाम आपने? इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि क्या है? अगर आपको भावनात्मक बुद्धि समझनी ना है तो आप मोदी जी को फॉलो करो, आपको पता चलेगा इमोशंस के साथ में किस तरीके से खेलना है। बंगाल चुनाव के दौरान अपना भेष जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा बना लो, तो अब जब आप बोलोगे तो लोगों के इमोशंस। रतलाम में भाषण दिया जाकर के बोला रतलाम का सेव, रतलाम के लोग खुश। इसे क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, सादृश्यता का भाव। अगर किसानों में बढ़िया सूट बूट टाई वाई लगा करके और अंग्रेजी बोलते हुए किसानों के पास चला जाऊं और उनको कोई बात बताऊं, अब किसान ज्यादा मानेंगे या किसान को किसानों का ही कोई भाई जो वही काम कर रहा हो वो बताए तब ज्यादा मानेंगे? किसकी बात माने है? किसान की ज्यादा मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच का है। इसे ही कहते हैं बेटा सादृश्यता का भाव। अंग्रेजी में कहावत है इन रोम डू एज रोमन्स डू। यदि आप रोम में हैं तो वैसा करें जैसा रोमन लोग करते हैं, है ना। ठीक है, खैर
वापस अपने विषय पर आते हैं हम। क्या कर रहा था मैं? अच्छा हाँ ठीक है। तो बंगाल, आपका मद्रास, बंगाल और बॉम्बे है ना, तो कौन किसके अंडर में आ गया? बंगाल के अंडर में आ गया। कौन कौन? मद्रास और शाबाश। बस मैं यही तो चाहता हूं कि मेरे से पहले आप बोलना शुरू कर दें ना, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड लगेगा। अब मैं आपको कल जो हमारा मैराथन चलेगा उसमें मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक दे करके जाऊंगा, है ना, अगली बार के लिए। अगली बार जब भी आऊंगा वो टॉपिक आपके कवर होने चाहिए, आपके मन से, है ना, उसको बाकायदा कवर होना चाहिए और वो कनेक्टेड होंगे। आपको कहानी सुनने में मजा आएगा, क्योंकि हमारी क्लास जो भी है ना वो पूरी कहानी के हिसाब से चलने वाली है ना। इतनी देर में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं फैक्ट पे बिलीव नहीं करता हूं बहुत ज्यादा। फैक्ट आप कर लोगे, फैक्ट ऐसी चीज नहीं है। अरे भाई फैक्ट ही रटाने होंगे तो मेरी जरूरत क्या है? लूसेंट पढ़ लो। मैं काहे के लिए आया हूं यहां पे? मेरा मूल उद्देश्य जो है वो है आपकी नींव मजबूत करना। क्या मजबूत करना? नींव अगर आपकी एक बार मजबूत हो गई, अब आप 2 मंजिला इमारत बनाओ, 10 मंजिला इमारत बनाओ या 50 मंजिला इमारत बनाओ, बन जाएगी। पर नींव कमजोर हुई तो आप 10 ईंटें भी नहीं रख पाओगे। हैं? वो क्रिकेट के स्टंप बनाए कभी कैसे? ईंटों से, तो बार बार लुढ़क जाते हैं। अगर नींव मजबूत हो तो अच्छा, और अगर वो स्टंप गाड़ने वाले हो तो वो नहीं होते। क्यों? आपको जमीन के नीचे भी जाना पड़ेगा, ठीक है, गहराई में उतरना पड़ेगा। रहता है आसमान पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो आप अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी जड़ों को पहचानें और अपनी जड़ों को और गहरा करें, तब जाकर के आपका काम बनेगा, है ना। ठीक है, तो भाई साहब दूसरा प्रोविजन मैंने आपको समझा दिया है। तीसरे प्रोविजन पर पहुंचेंगे हम लोग। तीसरा प्रोविजन यह था कि अब यह कहा गया इस प्रावधान में कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब गवर्नर नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल। क्या कहा जाएगा? बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, और यही गवर्नर जनरल 1857 के बाद वायसराय कहलाने लग जाएगा। क्या कहलाएगा? वायसराय। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार कि गवर्नर को किस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773। ठीक है, गवर्नर जनरल 1773, और गवर्नर जनरल को कब वायसराय कहा जाने लगा? 1858। ठीक है, अच्छा एक बात और की गई इसमें, ये वो टाइम पीरियड है 1773 जब भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, 1773 के अधिनियम से भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, और यह उच्चतम न्यायालय 1774 में बनाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट 1774, है ना। इसमें टोटल 4 जज हुआ करते थे बेटा। कितने जज? 4। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैं कोई भी बात आप PYQ उठा करके देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ये सब पहले के क्वेश्चन पूछे गए। और बेटा आप में से कितने लोग इस बार एग्जाम दे पाएंगे? इस बार दे पाएंगे? क्या आप दे पाएंगे? 25, 25 को टारगेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देंगे तो ना। ठीक है, ठीक है, आप सब 25 में दे पाएंगे, है ना, 25 वाला एग्जाम दे पाएंगे ना आप सब लोग। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें बेटा, और उसके लिए आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत आज से ही होगी। आप सोचोगे ना आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। आज से होगी। आपका माइंड आप ऐसा डेवलप कर लो। और एक बात याद रखिए, आपका दिमाग जो है ना वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मशीन है। ये कभी थकता नहीं है, ये मूर्ख बनाता है आपको। तुम बाप रे 3 घंटे पढ़ लिया, मेरे सर में दर्द होने लगा। नहीं होता सर में दर्द,
अब 3 घंटे मूवी देख लेते तो कुछ नहीं होता तुम्हें, इतना थका हुआ है दिमाग तुम्हारा, इसके बाद भी तुम मूवी देखने लग जाओगे ना तो यही दिमाग लगने लग जाएगा कि अगर इतना थका था तो फिर मूवी में कैसे लग रहा। ये थकता नहीं है, आप बार बार इसको मैसेज पहुंचाते हो कि तुमने आज बड़ा काम कर लिया। तुम्हें सुबह से बताया जाए कि तुमने आज बेटिया बहुत काम किया, तुमने आज बहुत, तुम थके हुए नहीं थे पर अब तुम थका हुआ महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली इंजेक्ट की गई थकावट। आप यदि अपने आप से दिन में 10 बार 15 बार बोलते हैं ना कि आप थके हुए नहीं हैं या आप फलानी चीज कर सकते हैं, आप देखिए आपका दिमाग रास्ता निकालने लग जाता है। 2 तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है, इधर यू कैन बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड और यू कैन बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। या तो आप समाधान ढूंढ सकते हो उसी दिमाग से, या फिर आप प्रॉब्लम को और बड़ा कर सकते हो। सब आपके हाथ में है कि आप प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हो या उसको, साधारण सी बात है, बिल्कुल साधारण सी। ये सिलेबस है, 10 यूनिट है, इस यूनिट से इतना इतना आना है। अगर हम बात करें प्री की तो भाई तय है कि 35 से 40 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आने ही आने हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आने ही हैं, कोई ताकत नहीं रोक। अब मध्य प्रदेश को पढ़े बिना तो तुम कुछ कर नहीं सकते। जब पता है कि मुझे यही करना है और ये पढ़े बिना होगा नहीं, पढ़ डालो, खत्म बात, इससे ज्यादा और क्या होगा। कोई चीज नहीं है समझ में आ रही, हम हैं, है ना, ऑनलाइन अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, और क्या कर सकता हूं। अब तुम ही ना पूछो तो मैंने, देखो मैं भले ही बंगाल के बारे में पढ़ा रहा हूं पर मुझे कोई बंगाली विद्या थोड़ी ना आती है। यार राहुल को ये वाली चीज समझ में नहीं आती है, जब राहुल पूछ ही नहीं रहा है तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, है ना। चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1774 में लागू हुआ। इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे और इसके पहले जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। सुना होगा आपने, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है वो पहले क्या बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस है। ठीक है, ठीक भाई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1813 का, एक और उसमें होगा 1784 वाला, इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कुछ भी, उसका सिर्फ नाम याद रखिए आप, है ना। अगर हम बात करें 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई, 1813, ठीक है। तो ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से क्योंकि इस एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब ये क्या था, ये तो भाई नई बात बता दी आपने। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या, इंग्लैंड ने जब परमिशन दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने के लिए, तो उसने एक साथ में एक शर्त यह भी कही थी कि आपके अलावा इंग्लैंड से दूसरी कोई भी कंपनी भारत नहीं जाएगी। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, एकाधिकार। बिटिया कृतिका नाम है ना, ये जो बॉटल है, तुम्हारी कंपनी जो है वो बॉटल बनाती है और ये तय कर दिया गया है कि पूरे बुरहानपुर में तुम्हारे अलावा कोई भी बॉटल नहीं बनाएगा। इसे क्या बोलोगे आप, एकाधिकार, है ना। इसे कहा जाता है ट्रेड मोनोपोली। अब मुझे बताओ, अगर किसी को बोतल चाहिए है ये वाली, है ना, तो किससे खरीदनी पड़ेगी, कृतिका से। और कृतिका डिसाइड करेगी, इसका मूड नहीं है कि नहीं 10 रुपए में नहीं 100 रुपए पर बोतल मिलेगी, तो 100 रुपए ही मिलेगी। अब कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कंपटीशन नहीं है मार्केट में। याद रखिए, जब भी इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जब भी मार्केट में मोनोपोली होती है, एकाधिकार, क्या होता है, एकाधिकार, तो दाम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं।
पूरे शहर में एक ही मिठाई वाला है। अब इसके भाव 7वें नहीं 10वें आसमान पे होंगे। आपने कहा थोड़ा जल्दी कर दो, लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ यहां से, चलो हटो। उसे पता है कि अगर आपको मिठाई खरीदनी ही है तो आप मेरे अलावा कहीं और से, अब पता चले वो भी है, उसके बगल में और 10 दुकानें हैं, तो फिर भैया थोड़ा जल्दी, हाँ बाबूजी कर रहे, अभी हाल कर रहे, हाथ जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। जब भी, याद रखिए, जब भी कंपटीशन होता है तो ग्राहकों को फायदा होता है, और जब भी एकाधिकार होता है तो मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है ना? ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा। क्या खत्म कर दिया जाएगा? एकाधिकार। अब मतलब क्या हुआ? यानी इंग्लैंड से बहुत सारी कंपनियां भारत में आएंगी। ठीक, क्यों कर दिया गया? ऐसा क्यों किया गया होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या क्लियर करना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। अच्छा मुझे बताओ, 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर बन गई, राजनीतिक शक्ति बन गई, तो अब उसके राजनीतिक काम बढ़ गए ना। जब उसके राजनीतिक काम बढ़ गए तो व्यापार पे काम कर पाएगी क्या? बहुत ज्यादा, है ना। अब मुझे बताओ, एक जगह तुम्हारे काम बढ़ गए, तुम एक दिन में 1000 बोतल बेच सकती थी, पर तुम 200 बोतल भी नहीं बेच पा रहे हो। तो जनता की भलाई के लिए, या यूं कहो जनता की भलाई छोड़ दो, अपने फायदे के लिए और कंपनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, है। भारत जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा खजाना है, बाहर के पास अनाप शनाप पैसा है, और अंग्रेज उस पैसे को लूटना चाहते हैं। अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है ये कि वो लूट ले, तो क्या करें, और कंपनियां ले आओ। इस वजह से क्या कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चाय और चीन, इन दो से व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी किसके पास है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किस किस से? चाय और चीन। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता था, तो अंग्रेज जो है वो चीन से चाय खरीदते थे, चाय पत्ती, बनी बनाई चाय नहीं, है ना। चाय बड़ा हॉट टॉपिक रहता है भारत में, ठीक है, चाय पे चर्चा, ठीक है। तो चाय मतलब इज्जत का भी प्रतीक है। आपके घर में कोई आया और चाय को ना पूछो, फिर देखो तुम सारे रिश्तेदारों में घूम घूम के बताएगा, अरे उनके यहां मत जाना, उनके हम गए थे, चाय तक को नहीं पूछा ना। नाक का सवाल बन जाता है चाय। तो चाय पे से व्यापार करना था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेज किससे? चाइना से टी ट्रेडिंग करती थी, चाय मंगाती थी। अच्छा चाइना ने नियम बना दिया कि हम चाय तभी देंगे जब हमें चांदी दोगे। क्या दोगे? अब अंग्रेजों के पास इतनी चांदी है ही नहीं। अंग्रेजों ने खेल खेला, अंग्रेजों ने चाइना के लोगों को अफीम की आदत लगवा दी, और अफीम का उत्पादन होता था भारत में। तो अंग्रेजों ने नियम बना लिया कि अफीम का ट्रेडिंग केवल अंग्रेज करेंगे, अफीम कोई और उगाएगा ही नहीं। अफीम की आदत किसको लग चुकी है? चाइना को। अंग्रेज क्या करते थे? खेल खेल रहे हैं, अफीम बेचने लगे चीन को, और कहने लगे अफीम हम तभी देंगे जब चांदी दोगे। तो चीन के लोग तो अफीम खरीदेंगे क्योंकि उनको तो आदत हो गई, तो उनकी चांदी ले लेता था वो। फिर वही चांदी अंग्रेजों को, चाइना को लौटा के उससे क्या ले लेता था? चाय। समझ रहे हो गेम? इस बात की वजह से चीन और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए, इनको अफीम युद्ध कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार, अफीम युद्ध किस किस के बीच में हुए? समझ में आती बात की नहीं आ रही? ठीक है, किस किस के बीच में हुए, है ना। ये 1813 के बाद ही कहानी क्रिएट हुई अफीम युद्ध की। ठीक है, कोई समस्या है? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई।
अच्छा चल, एक चीज और की गई इसमें 1813 में। 1813 का ये जो अधिनियम है ना बेटा, इस अधिनियम में समझिए जरा, ये जो 1813 का अधिनियम है ना, इस अधिनियम में यह कहा गया पहली बार कि 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष काय पे खर्च किए जाएंगे? काय पे? एजुकेशन। अंग्रेज जो है वो शिक्षा पे 1,00,000 रुपए हर साल के खर्च करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, राइट। अब कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कब तय किया गया? 1813 में। क्या तय किया गया? 1,00,000 रुपए हर साल काय पे खर्च करेंगे? एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। चलो भाई 1,00,000 रुपए खर्च करने। तो पहले तो 7-8 साल अंग्रेजों को जो है वो समिति बनाने में लग गए। तो इन्होंने बनाई लोक शिक्षा समिति। क्या बनाई? लोक शिक्षा समिति। क्या बनाई भाई? यहां से भारत में शिक्षा का विकास शुरू हुआ है, अंग्रेजी शिक्षा का। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। कौन सी शिक्षा का? अंग्रेजी शिक्षा का विकास। ठीक है, तो लोक शिक्षा समिति बनाई गई। इस लोक शिक्षा समिति में 10 सदस्य थे। कितने? 10 सदस्य आपस में लड़ गए। एक तरफ 5 हैं, एक तरफ दूसरी तरफ 5 हैं। ये 5 ये बोल रहे हैं कि भारतीय लोगों को भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, तो वैदिक शिक्षा और जो गुरुकुल सिस्टम चल रहा था उस हिसाब से। और दूसरे वाले 5 लोग कह रहे हैं नहीं, भारतीय लोगों की जो शिक्षा पद्धति है ना वो मर चुकी है, सड़ चुकी है। आप जैसे इंग्लैंड में शिक्षा देते हैं ना, उस लेवल की शिक्षा, उस पैटर्न पर शिक्षा देनी चाहिए। लड़े कितने साल तक? 20 साल तक। 20 साल तक एक चवन्नी खर्च नहीं करी इनने। सिर्फ चाय पीते थे, समोसे खाते थे और लड़ लड़ के घर चले जाते थे। 20 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं। सोचो 1813 में क्या कहा? 1,00,000 रुपए हर साल खर्च करेंगे, तो कितने साल तक नहीं करे? मतलब थोड़ी देर के सोचो, मैं तुम्हें खाने पे बुलाऊं, भोजन परोसूं और खाने नहीं दूं, नहीं पहले डिस्कशन करेंगे, और मैं 6-7 दिन तक डिस्कशन करूं, क्या तुम्हारी हालत क्या होगी? है मन ही मन में तुम जो है सुंदर सुंदर वचन है, कटु वचन। अब सोचो 1813 से लेकर 1833 तक, 1833 तक कोई रुपए खर्च नहीं किया गया। 1833 में एक आदमी आया बिल्कुल सनकी, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? सुना है नाम? है लॉर्ड मैकाले जो है वो भारत का पहला विधि सदस्य बन के आया था, विधि लॉ मेंबर। लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इसने कहा अभी सॉल्व करता हूं, भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। अच्छा, अब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है? हिंदी या लोकल लैंग्वेज, और अब हम क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी। एक गांव में ऐसा हुआ, आधा बगला आधा सुआ, तो ना तीतर रहने दिया ना बटेर होने दिया। आप ना ढंग से भारतीय बन पाए ना अंग्रेज बन पाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, क्या तुम अंग्रेज बन जाओगे? लॉर्ड मैकाले का प्लान यह था कि आपके आत्मविश्वास को इतनी बुरी तरीके से तोड़ देगा वो कि आप इस बात पे विश्वास करने लग जाओगे कि इस देश की तरक्की केवल केवल तभी हो सकती है जब तक अंग्रेजों का शासन चलेगा। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड की संसद में यह भाषण दिया कि अगर आप किसी देश को खत्म करना चाहते हो, किसी देश को गुलाम बनाना चाहते हो, तो उस देश की जो युवा पीढ़ी है ना उसको मानसिक गुलाम बना दो आप। और यही किया लॉर्ड मैकाले ने, है ना। ईसाई मिशनरियों की भारत में शुरुआत हुई।
और ईसाई मिशनरियों की शुरुआत से धर्मांतरण जो है ना वो भारत में एक बहुत बड़ा विषय बना दिया गया है ना। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से केवल और केवल क्लर्क पैदा किए गए भारत में, केवल क्लर्क, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि आप उतने ही पढ़ें जितना एक क्लर्क के लिए जरूरी है, परंतु आप इतने कभी भी ना पढ़ें जिससे आप अंग्रेजों से आगे निकल जाएं। इसलिए आप देखो ये वो दौर है जिस दौर में होटल्स के बाहर लिखा हुआ रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते। मतलब आप कितनी गजब की बात है, आपके घर में जो है वो कोई मेहमान आ जाए और कुछ समय बाद वो आपके ही बेडरूम पे कब्जा कर ले और गेट के बाहर लिख दे कि अंदर आना मना है, और कुछ समय बाद आपके घर के बाहर ही लिख दिए कि फलाने फलाने परिवार के लोग अंदर ना घुसें। घर किसका है? आपका। और कौन अंदर नहीं आ सकता? आप। वो होटल कहां था? इंग्लैंड में? भारत में। समझ रहे हो आप? लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो 1833 में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड मैकाले जो है वो आगे चल करके भारत के लिए कानून बनाने का काम करता है, जो आईपीसी का नाम सुना है ना आपने? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसको किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने, है ना? किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने। इसी आईपीसी में अभी चेंजेस हुए हैं, अभी नया नियम बन गया, आपको पता है? 2023 में 3 कानून नए बने, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, है ना, और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीआरपीसी वाला जो है, वो तीनों नए कानून बने अभी। उनको देखिएगा, करंट के विषय हैं ये, ठीक है? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, जब न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो मैं तो इसको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपको अभी देखना है, ठीक है? ये विषय समझ में आया आपको? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है किसी प्रकार की? है किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। यहां पे समझ में आया क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? इसके बाद आ जाता है 1833 का अधिनियम। कौन सा जाता है? 1833 देख लेंगे। चार्टर अधिनियम 1833, है ना? देखो सर, ये जो एक्ट था ना, इसमें सबसे पहले ये कोशिश की गई कि भारतीय कानूनों को जो है वो संहिताबद्ध किया जाए। अभी तक क्या होता था, भारत में जो कानून थे ना, उसमें कोई लिखित प्रारूप नहीं था कि कैसे ऐसी मर्जी से दंड दे देते थे। क्या किया है? बोले साहब हत्या की है। अच्छा, हत्या की, किस वाले हाथ से हत्या की? बोले उल्टे हाथ से। ठीक है, उल्टा हाथ काट दो। उल्टे सीधे नियम, है ना? कोई तय नियम नहीं था, है ना? मुस्लिम साम्राज्य जब चलता था तो वहां पर शरीयत के कानूनों के अनुसार दंड दिया जाता था, है ना? जिसमें 4 कानून थे, है ना? कुरान, हदीस, कयास और इज्मा, ना, या इस्मा, ऐसे करके 4 कानून हुआ करते थे। वो चारों कानूनों को कंबाइंड रूप से शरीयत कहा जाता है ना? अब उसमें एक कानून तो ऐसा था कयास। कयास का मतलब क्या है? अनुमान, ऐसा दंड मिलना चाहिए, अनुमान। अब बताइए, अनुमान के बेसिस पर आपको दंड दिया जा रहा है, ठीक है? तो अब कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम जो है वो कब किया गया बेटा? 1833, है? अच्छा, ये चीज हो गई। दूसरी बात क्या है बेटा कि इस समय जो है वो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, इसकी लॉ मेकिंग पावर्स जो हैं, कानून बनाने की शक्ति, उसको समाप्त कर दिया गया था। किस किस का? मैंने आपको बताया था ना, एक तरफ बॉम्बे और एक तरफ मद्रास और एक तरफ किसकी शक्तियां समाप्त कर दी गई? इट मींस दैट इन दोनों के लिए कानून अब कौन बनाएगा? यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, मैं एक शब्द है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सुना है? शक्ति का केंद्रीकरण।
अब सुना है? चलो छोड़ो। कितने भाई बहन हो आप? 4। चारों के लिए कानून, चारों के लिए कपड़े पिताजी खरीदेंगे, जूते, पैंट, मोजे, जो कुछ भी लगता है XYZ सब पापा खरीदेंगे। इसे मैं कहूंगा केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण क्या होगा? जब आप स्वयं निर्णय ले सकते हो, उसे क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। मैं यूं कहूं कि केंद्र सरकार ही सभी के लिए निर्णय लेगी, तो इसे क्या कहा जाएगा? केंद्रीकरण। यानी यहां पर पावर जो है ना, उसका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी तुमको PSC की तैयारी करना है, यह निर्णय किसका है? तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर थोपा तो नहीं गया। इसे तुम क्या कहोगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। थोप दिया जाता तुम पे। लेकिन अभी भी कुछ मामले ऐसे होंगे जिन मामलों में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन होगा। जैसे तुम जिस मकान में रहते हो, तुम ये कहोगे इस मकान का मेरा वाला हिस्सा कौन सा, मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो तुरंत 2 थप्पड़ खाओगे तुम, है ना? उधर से हो सकता है किचन से चिमटा भी उड़ते हुए आए मम्मी का। वहां पे क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा तुम्हारे जीवन काल में जब यह निर्णय भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा, है ना? तो सब चीजें होती हैं पर सही समय पर, है? जैसे मैं कहूं आज गांव जो है वो खुद के लिए खुद कानून बना रहा है, ग्राम पंचायत है। पर एक समय ऐसा था जब गांव के लिए कानून कौन बना रहा था? कौन? राज्य। और राज्य के लिए भी कानून कौन बना रहा था? केंद्र। समझ लो। तो हम जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मैच्योर होगा, तुम्हारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे निर्णय तुम्हारे ऊपर भी छोड़ दिए जाएंगे। अभी तुम कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हो। ले सकते हो क्या? है? या बहुत बड़े सामाजिक निर्णय भी नहीं ले सकते हो। घर पहुंच जाओ, पापा ये रही आपकी बहू, मामला गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ना? पर तुम अधिकारी बन गए, एक बार डिप्टी कलेक्टर बन गए तुम, फिर हो सकता है तुम्हारी इच्छा मान ली जाए। मैं यहां पे कह रहा हूं हो सकता है, फिर यह डिपेंड करता है कि आप किस सामाजिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं और वहां पे कितना कंसंट्रेशन है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। सामान्य तौर पर जब आप लगता है घर परिवार के लोगों के आप उतने मैच्योर हो, तो फिर मामला आपके हिसाब से चलने लगता है। समझ में आ रहा? तो ये क्या इनिशियल दौर है बेटा, या फिर ये परिपक्व हो गए अपन? इनिशियल दौर है ना? तो क्या करना पड़ेगा? पूरी पावर खींच के रखनी पड़ेगी। है? छोटा बच्चा होता बिल्कुल ऐसे चल नहीं पाता, जो ऐसे ऐसे रेंग के चलता है, वो एकदम मचल जाए, नहीं मम्मी जो दिया है ना, आग जल रही, उसकी लौ खाऊंगा। होता, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माताजी बताती है, मैं एक बार जो है वो दिया पकड़ने के लिए भाग रहा था, उनने रोका मेरे को, नहीं तो उसी दिन होलिका बन जाता मैं। आप छोटा बच्चा अगर भाग रहा है दिया पकड़ने के लिए, तो क्या पकड़ने दिया जाएगा? यहां पे क्या होगा? उसकी इच्छा है, उसके बाद भी उसको, क्योंकि उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं है ना? तो जब हम लोकतंत्र में बिल्कुल शैशव अवस्था में होते हैं, बिल्कुल बचपने वाली अवस्था में होते हैं, तो वहां पर आप लॉ मेकिंग पावर किसी को भी नहीं दे सकते हो, ठीक? क्योंकि कानून बहुत बड़ी बात है। तो भाई सेंट्रलाइज कर लिया, यानी बंगाल के हाथ में दे दिया कि बंगाल ही बनाएगा सबके लिए कानून, ठीक? कोई बात, कोई मतलब समझ में आ रही सब चीजें? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1853, है ना? मैं केवल काम की बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना? मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं इसका ना, विस्तार करूंगा तो फिर वो बिना काम की बातें निकल आएंगी, ठीक है? चलिए, कौन सा आ गया? 20-20 साल पे आए थे, है ना? 13, 33, 53, है ना?
13, 33, 53। हाँ, चल समझते हैं इसको। ये जो चार्टर एक्ट था ना, इसमें जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल याद है? जो कौन है? जो गवर्नर जनरल है, इसके कामों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो विधायी कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। ठीक है भाई, है ना? विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य क्या कर दिए गए? अलग अलग कर दिए गए। यानी कानून बनाना एक अलग कार्य हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग कार्य हो गया है। आज ऐसा है क्या? विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग है क्या आज? है? कानून को लागू करने वाली एक संस्था अलग है और कानून बनाने वाली संस्था अलग है ना? है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 51, 50, 50 है ना, विधायिका का कार्यपालिका से अलगाव, आज नियम है भाई साहब ये। ठीक है, तो ये विधायी कार्यों को पहली बार प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया कब? 1853 में। ठीक है, कब किया गया? 1853 में। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, वो ये जो चार्टर एक्ट था, इसमें ये कहा गया कि आईसीएस के लिए फुल फॉर्म बताओ जरा। आईसीएस का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है, आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। यानी आप जो तैयारी कर रहे हो ना, ये प्रावधान भी 1853 से ही निकला है। इंडियन सिविल सर्विसेज को ही आजकल आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, ये आईएएस का ही स्टेट स्वरूप है ना, इसको स्टेट सर्विसेज कहा जाता है ना। चलिए, ये समझ में आ गया आपको बेटा? ठीक है, कोई तकलीफ है क्या?